जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के बराक 8 ने इंटरसेप्ट किया था पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल को। भारतीय सेना ने दिखाई अपनी L-70 एयर डिफेंस गन। Su-57 पर डिस्कशंस लगातार जारी। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका की मिसाइल्स के स्टॉक में हुई शॉर्टेज। और पहलगाम के बाद हमास और लश्कर और जैश के बीच हुई थी कई सारी सीक्रेट मीटिंग्स। आज का यह एपिसोड शुरू करने से पहले पाकिस्तान द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से कराए गए इस पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाने वाले 26 इनोसेंट सिविलियंस को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज बुधवार से भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर 2 दिन की खास एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। और इसी के हिस्से के तौर पर अरवल क्रीक करवत एयर स्ट्रिप पर जो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं वो टच एंड गो ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी उस तैयारी का हिस्सा है जिससे हम इमरजेंसीज के दौरान एक्सप्रेसवेज को ऑल्टरनेटिव रनवेज की तरह इस्तेमाल कर सकें। और इस एक्सरसाइज के दौरान एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को मैनेज करने के लिए एक्सप्रेसवे के पास एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को भी स्थापित किया गया है। और इस एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर जैगवार, मिराज 2000, सुखोई Su-30 MKI और C-295 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल हैं। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की भी पहली एनिवर्सरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में भारतीय सेना की एयर डिफेंस रेजिमेंट ने उन L-70 एयर डिफेंस गन्स को शोकेस किया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ADGPI निदामे के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और पोस्ट की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से दुश्मनों के लिए एक वार्निंग है कि जब वे भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे तो फिर भारत की तरफ से उसका जवाब हमेशा निश्चित है और न्याय अवश्य मिलेगा और हमेशा मिलेगा। और ADGPI निदामे ने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर वाली पोस्ट के साथ जो पिक्चर शेयर करी है उसमें एक बात और लिखी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और वहीं एक और जानकारी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी थी जिसका टारगेट संभावित रूप से दिल्ली था, लेकिन उसे हरियाणा में बेस्ड भारतीय वायुसेना की यूनिट ने पहले ही सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया था। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें भारतीय वायुसेना के बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था जो कि सिरसा में डिप्लॉयड था, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक फॉरवर्ड एयरबेस है। और बराक 8 सिस्टम से पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सिरसा के एयर स्पेस के ऊपर ही न्यूट्रलाइज की गई थी। और इस ऑपरेशन को लीड किया था सिरसा में 45 विंग के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कॉमोडोर रोहित कपिल ने। और संभावित रूप से वो पाकिस्तान की फतेह या फिर शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कोई वेरिएंट था। NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रशियन राजदूत की तरफ से एक बार फिर से कंफर्म किया गया कि भारत और रशिया के बीच सुखोई Su-57 को लेकर डिस्कशन चल रहा है। हालांकि भारत ने इसको अभी तक पब्लिक नहीं किया है और ना ही इस पर अभी कोई निर्णय लिया है, लेकिन उनका ये कहना था कि हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर दोनों देशों के कॉपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कंफर्म किया है कि सुखोई Su-57 फाइटर जेट पर एक पॉसिबल कॉपरेशन को लेकर जो डिस्कशन है वो जारी है। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि इस वर्ष सितंबर में ब्रिक्स समिट के तौर पर जो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वो भारत को विजिट कर सकते हैं और इस दौरान दोनों देशों के लीडर्स के बीच बायलैटरल मीटिंग होने की भी पूरी संभावना है। इसके अलावा NDTV के साथ इसी इंटरव्यू में भारत के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेकर रशियन राजदूत की तरफ से भी कहा गया कि हम भारत को उतना ऑयल देने के लिए तैयार हैं जितना भारत उसको एब्जॉर्व करने के लिए तैयार है। और मौजूदा हालात में ऑयल सप्लाई के मामले में ये संबंध भारत के लिए बेहद ही मददगार साबित हुआ है। बाकी ओपन सोर्स हैंडल्स में सुखोई Su-57 को लेकर एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि जो भारत है वो सुखोई Su-57 को लिमिटेड नंबर्स में डायरेक्टली बाय करके इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेड वेरिएंट यानी कि सुखोई Su-57 M1 तो उसके लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए भी जा सकता है। और जो अपग्रेडेड सुखोई Su-57 M1 है तो वो नए AL-51F1 इंजन्स के साथ आएगा। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि इस वाली रिपोर्ट पर फिलहाल अभी तक ऑफिशियली कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है और ना ही किसी बड़े मीडिया हाउस की तरफ से इस तरह की कोई रिपोर्ट देखने को मिली है। यह दावा केवल ओपन सोर्स हैंडल्स में वायरल हो रहा है। ईरान की IRGC नेवी की तरफ से कहा गया कि जरूरी परमिट ना होने के चलते उन्होंने 2 वेसल्स को सीज किया है और उनको ईरान के कोस्ट की तरफ जाने के निर्देश दिए हैं। और जबकि मरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक इन दोनों में से एक वेसल जिसका नाम है एपामेनोंडेस जो कि कंटेनर शिप है जो कि लाइबेरिया के फ्लैग के अंडर सेल कर रही थी, तो ये जो वेसल है ये दुबई से गुजरात आ रही थी। और जबकि इनको सीज करने वाली घटना से पहले ईरान के IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कम से कम 3 कंटेनर शिप्स पर फायर भी किया था। और वहीं इन सब के बीच आज US प्रेसिडेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट पर वे ईरान के साथ सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं। और फिर इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया और जिस पर उन्होंने US के प्रेसिडेंट को धन्यवाद कहा है सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए। और इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो
कॉन्फ्लिक्ट यूएस और ईरान का नहीं बल्कि यूएस और पाकिस्तान का चल रहा है, कि पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है कि सीज फायर एक्सटेंड कर दो और अमेरिका रिक्वेस्ट मान भी ले रहा है और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। और इन सबके बाद भी कुछ को ये लगेगा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, जबकि कर वो दलाली वाले काम ही रहा है। बाकी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि जो ब्लॉकेड है वो लगातार जारी रहेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के जो प्रमुख मिसाइल सिस्टम्स का स्टॉक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से कम हुआ है और एक्सपर्ट्स ने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि अगर आने वाले वर्षों में कोई और मेजर वॉर होता है तो इस तरह की स्थिति में अमेरिका के पास एम्यूनिशन की शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और ये जो असेसमेंट है ये इंटरनल डिफेंस डिपार्टमेंट रिव्यूज़ और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के एनालिसिस के आधार पर है, जिसके मुताबिक ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जो अमेरिका का प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स का स्टॉक है वो लगभग 45% तक इस्तेमाल हुआ है। वहीं थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स 50% तक, पेट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स लगभग 50% तक, टॉमाहॉक मिसाइल्स का स्टॉक लगभग 30% तक, जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स का स्टॉक मोर देन 20%, SM-3 मिसाइल्स लगभग 20% और SM-6 मिसाइल्स लगभग 20%। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भले ही पेंटागन ने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, लेकिन फिर भी इन सिस्टम्स को रिप्लेनिश करने या उनको रीस्टॉक करने के लिए कम से कम 3 से 5 वर्षों का समय लगेगा। और अगर कुछ मिसाइल्स की इन्वेंट्रीज को पूरी ही तरह से रिप्लेनिश करना है तो उसके लिए भी 4 से 5 वर्ष लगेंगे, डिपेंड करता है सिस्टम के टाइप और प्रोडक्शन स्केल पर। और स्मॉल प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स की वजह से जो एक नियर टर्म डिलीवरीज हैं तो वो भी बहुत लिमिटेड है। एक्सपर्ट्स के मानना है कि भले शॉर्ट टर्म में जो अमेरिका है वो ईरान के खिलाफ इन ऑपरेशंस में एक पर्याप्त मात्रा में म्यूनिशंस को मेंटेन कर सकता है, लेकिन अमेरिका का जो भी करंट स्टॉक पाइल है तो वो चीन जैसी एडवर्सरी के खिलाफ किसी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए पर्याप्त नहीं है। और एनालिसिस ने इस बात को लेकर भी कंक्लूड किया है कि कई वर्षों तक ये जो इन्वेंट्रीज हैं ये वॉर से पहले वाले लेवल्स में वापस नहीं आ पाएगी। जबकि CNN की इस रिपोर्ट पर पेंटागन के प्रवक्ता का यह कहना है कि अपने ऑपरेशंस के लिए यूएस मिलिट्री के पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं और वे एक स्ट्रॉन्ग आर्सेनल की कैपेबिलिटीज़ को मेंटेन करना लगातार जारी रखेंगे। जबकि यूएस के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि अमेरिका भी कोई भी वेपन्स की शॉर्टेज को फेस नहीं कर रहा है, जबकि मिसाइल प्रोडक्शन के लिए एडिशनल फंडिंग की रिक्वेस्ट भी की गई है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन और हमास के बीच कई सारी मीटिंग्स और बढ़ते हुए कोऑर्डिनेशन को भारत की सेंट्रल एजेंसीज ने रिकॉर्ड किया था। और एजेंसीज के मुताबिक पहलगाम वाला जो इंसिडेंट है वो हमास स्टाइल ऑपरेशंस में ही कंडक्ट किया गया था और अप्रैल 2025 के बाद से मल्टीपल लोकेशंस पर इन दोनों ग्रुप्स के बीच कम से कम 4 वेरीफाइड मीटिंग्स को रिकॉर्ड किया गया है। और जबकि कुछ मीटिंग्स तो अलग अलग लोकेशंस पर काफ़ी सीक्रेटली कंडक्ट की गई थी। और इन ग्रुप्स में मुख्य रूप से शामिल है लश्कर और जैश। और ये इंगेजमेंट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के 2 सिटीज़ और बांग्लादेश की भी 2 लोकेशंस तक फैली हुई हैं। और न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के हवाले से कहा गया है कि ये जो पैटर्न दिख रहा है तो ये सजेस्ट करता है कि हमास और पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठनों का जो रिलेशन है तो ये एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट से कहीं आगे है, जिसमें पोटेंशियल लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल कॉपरेशन भी शामिल हो सकता है। और इसमें संभावित रूप से टैक्टिकल और ऑपरेशनल नॉलेज को एक्सचेंज करना भी शामिल है। और ऑफिशियल्स का भी मानना है कि इनके बीच कॉन्टैक्ट्स को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए वे यहाँ पर एक सेकेंडरी बेस की योजना भी बना रहे हैं। और अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी ऑफिशियल ने खुद ये स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के मिलिट्री अकेडमीज़ में अब हमास के ऑपरेटिव्स भी ट्रेन हो रहे हैं। तो बस इन्हीं सब इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के आधार पर जो भारत की एजेंसीज़ हैं वो भी अलर्ट पर हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2025 में जो पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान गई थी तो उनमें हमारे 2 वॉरियर्स भी थे, जिनमें से एक हैं भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और दूसरे हैं भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल टी हेलियाम। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पैराट्रूपर संजोग छेत्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि इस मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे पहला कॉम्बैट कौन सा था जिसमें ड्रोन्स सबसे पहले एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।